और आइए आपको दिखाते हैं पहाड़ की खबरें, जहां सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला के पास बंद हो गया है, जिसमें हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं, लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई हैं। और भारी बारिश की वजह से अचानक पागल नाला का जो बहाव है वो तेज हो गया, जिसकी वजह से सड़क पर जैम तो लगा ही हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़क का आधा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मौके पर जेसीबी मशीन लगाकर मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टूटे हुए मार्ग को ठीक करने में समय लग सकता है। वहीं चमोली में ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मारवाड़ी पुल के पास में देर रात भारी बारिश से लैंडस्लाइड हो गया है। मलबा एक कच्चे मकान के ऊपर गिर गया है, जिसमें उसमें रह रहे नेपाली मूल के एक शख्स की मौत हो गई है। 2 लोग भागकर अपनी जान भी बचाते हैं। एक युवक को चोट भी आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंची, लोगों का रेस्क्यू किया गया। नितिन सेमवाल और जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन सेमवाल, ये दुखद हादसा है, कैसे हुआ ये पूरा हादसा, विस्तार से बताइए। जी कंदर, मैं बताना चाहूंगा कि रात लगभग 1 बजे जबरदस्त बारिश हुई है और उसके बाद मारवाड़ी पुल के पास लैंडस्लाइड होने की वजह से नितिन, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, तकनीकी खराबी मानी जा सकती है। मौसम खराब है देखिए वहां पर, और ये जो खबर है इस पर हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं। ये चमोली से खबर है, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से मारवाड़ी पुल के पास जो ये क्षतिग्रस्त हुआ है रास्ता, और जो नुकसान कच्चे मकान के ऊपर मलबा आकर गिरा है उससे बहुत ज्यादा हुआ है। नितिन, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो ये वाकई में दुखद हादसा है, इस पर आप अपडेट दे दीजिए कि हम रात की तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, एक शख्स की मौत की जानकारी, 2 लोगों के भागकर अपनी जान बचाने की जानकारी दे रहे हैं। इस समय के ताजा अपडेट्स क्या हैं? जी, कल रात की ये घटना बताई जा रही है। लगभग 1 बजे के आसपास ये लैंडस्लाइड हुआ है और जिसकी चपेट में एक कच्चा मकान वहां पे आ गया है और उसमें जो लोग रह रहे थे उसमें से एक शख्स की पत्थर गिरने से उस पर शायद चोट लगी, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो चुकी थी। इसके अलावा जो 2 लोग थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और एक 22 वर्षीय जो लड़का था वो मलबे की चपेट में आकर घायल हो गया था, जिसे बाद में पुलिस। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देर रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जिस समय रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऑन स्पॉट एक व्यक्ति की डेथ हो गई, 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और एक शख्स फंस गया था मलबे में, जिसे रेस्क्यू के दौरान निकाला गया है। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि आज लोक पर्व हरेला मनाया जाएगा, जिसके लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज से पौधरोपण की शुरुआत भी की जा रही है। शहीदों के नाम पर एक पेड़ लगाकर सीएम धामी इस कार्यक्रम की और आज के महोत्सव की शुरुआत करने जा रहे हैं। सुबह माल देवता में कार्यक्रम रखा गया है। सरकार ने हरेला में 2 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। वहीं वन विभाग ने भी अपनी तैयारी की है। उत्तराखंड में आज पर्यावरण के प्रति लोक पर्व हरेला का दिन है और एक तरफ जहां घरों में बांस या फिर रिंगाल की टोकरियों में बोए गए हरेले को लोग काटते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज के दिन पेड़ लगाने का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि आज के दिन जो भी पेड़ लगाए जाते हैं, जो भी पेड़ लगाता है, उसका हरा भरा होना तय है, पेड़ का भी और उस शख्स का भी जो पेड़ लगाता है। ऐसे में आज के दिन विशेष तौर पर कुमाऊं के इलाकों में फलदार पेड़ पौधे लगाने की सदियों से परंपरा चली आ रही है। दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर भी आज जगह जगह पर पौधरोपण किया जा रहा है। शैलेंद्र नेगी और जानकारी देंगे, इस समय हमारे साथ हल्द्वानी से लाइव मौजूद हैं। आज बहुत खास दिन है शैलेंद्र, और देखिए तैयारियां काफी पहले से ही चल रही थी आज के दिन के उत्सव की, तो आप इस समय की अपडेट दीजिए। मौसम का हाल भी बताइएगा कि मौसम इस समय कैसा है, दूसरी तरफ सरकार की क्या तैयारियां और लोग इस पर्व को कैसे मनाने वाले हैं।
देखिए, मौसम तो खुला हुआ है पूरी तरीके से, और क्योंकि ये पर्यावरण का दिन है और सदियों से उत्तराखंड के जो कुमाऊं का इलाका है विशेष तौर पर, वहां पर ये लोक पर्व हरेला मनाया जाता रहा है। और आज के दिन ये माना जाता है कि आप पेड़ पौधे लगाइए, विशेष तौर पर जो फलदार पौधे हैं जो हरे भरे रहते हैं, आम और लीची के पौधे, कटहल के पौधे, आप ये सब चीज़ें आज के दिन लगा सकते हैं। तराई के इलाके में ये पौधे लगते हैं। उसके अलावा पहाड़ के इलाके में जो फल लगाए जा सकते हैं, जिसमें अंगूर की बेलें हैं, बाकी चीज़ें हैं, आप वो सब, अनार लगा सकते हैं, दाड़िम लगा सकते हैं। तो इस तरीके के फलों का अपना महत्व है। आज से तकरीबन कोई लोग 8 दिन पहले ये हरेले को अपनी टोकरियों में बोते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो 11 दिन पहले बोते हैं। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके का रिवाज है। तो इसमें जो है कुछ लोग 10 से 11 अनाज बोते हैं, और कुछ लोग 5 किस्म के अनाज जो है एक टोकरी में बोते हैं। और इतना शानदार ये ग्रो करता है, और इसको आज के दिन काटा जाता है, भगवान के मंदिरों में चढ़ाया जाता है। जो अपने लोक देवता होते हैं उत्तराखंड में, उन लोक देवताओं के मंदिरों में चढ़ाया जाता है, और यही कामना की जाती है कि हमारा पूरा प्रदेश हरा भरा रहे। तो इसका मतलब बेहद साफ है कि उत्तराखंड में आज तो सरकारी स्तर पर यह मनाया जा रहा है, लेकिन सरकार इसको लोग केवल सरकारी स्तर पर नहीं मनाते, बल्कि जनता अपने स्तर पर घर घर में इस हरेले का अपना महत्व है। और तकरीबन हर घर में आज उत्तराखंड के ये पेड़ जरूर कोई ना कोई लगाया जाएगा। पहले दिन ही कोई ना कोई पेड़ अपने घर में लोग ला करके रख देते हैं, और फिर उसका पूजन करके अपने आंगन में या फिर अपने खेत में, बागान में इसको लगाया जाता है। तो एक तरीके से उत्तराखंड का बिल्कुल अनोखा लोक पर्व है। जितने भी उत्तराखंड के लोक पर्व हैं वो इसी तरीके से पर्यावरण को बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, पर्यावरण को समर्पित हैं। लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल अनोखा लोक पर्व है, जिसमें सावन की शुरुआत मानी जाती है, और एक तरीके से खिलखिलाते हुए जो मन होते हैं उत्तराखंड के लोगों के, वो एक तरीके से पर्यावरण को पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। और आज के दिन जो पेड़ लगाया जाता है, यानी जिस प्रकार के भी पेड़ होते हैं, एक तो वो बहुत हरे भरे होते हैं, और दूसरा यह माना जाता है कि अगर वो फलदार वृक्ष है तो उससे फल जरूर निकलेगा। तो ऐसे में आज के दिन का बिल्कुल अनोखा महत्व है। सरकार के स्तर पर अपनी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री एक तरफ माल देवता से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, वन विभाग अपनी शुरुआत कर रहा है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, पूरा एक हफ्ता इसका मनाया जा रहा है। हरेले पर्व का एक हफ्ता इसमें मनाया जा रहा है, और सरकार का लक्ष्य तो 2 करोड़ का है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि ये पौधे हम हर साल लगाते हैं। बहुत शुक्रिया आकाश शैलेंद्र ने की जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम धामी की मौजूदगी में सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की ऊर्जा और नगर विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है। सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों के बारे में बताया है। 2123 मेगावाट क्षमता की अलकनंदा, भागीरथी तथा उनकी सहायक नदियों पर विशेष समिति द्वारा 21 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी मिली है, जिसमें 771 मेगावाट की 11 परियोजनाओं पर किसी भी संस्था के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। साथ ही कुल 1352 मेगावाट क्षमता की 10 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए विशेषज्ञ समिति 2 इनके द्वारा मंजूरी दी गई है। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% ही उपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिया कि इस संबंध में जल्द ही दिल्ली में ऊर्जा और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट में हार की समीक्षा हुई है। इसके साथ ही राज्य में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया है। आपको बताएं कि उद्घाटन सत्र में सीएम धामी के कार्यकर्ताओं का आभार जताने की भी बात सामने आई है। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कार्यकर्ताओं के दम पर ही आज उत्तराखंड में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया। साथ ही केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार भी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही बनी है। सीएम धामी ने कहा है कि कुछ लोग समाज में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। कभी चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो कभी जातिवाद, तो कभी क्षेत्रवाद के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। सीएम धामी ने कहा है कि शेर की खाल में छिपे ऐसे भेड़ियों को मेरा संदेश है कि उनकी चाल हम सफल नहीं होने देंगे। रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें फैलाते हैं, कभी चारधाम यात्रा के मार्ग को लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, कभी जातिवाद और कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया हैं, उनको ये बताना चाहता हूं, उनका ये प्रयास
कभी हमारे रहते हुए सफल नहीं होगा। किसी कीमत पर हम सफल नहीं हो देंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश का समेकित विकास करना हमारा संकल्प है। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पूरे राज्य भर में बीजेपी के 1300 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बड़ी बात कही है। उत्तराखंड में 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू हो जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। आपको बता देते हैं कि 9 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस होता है। उससे पहले ही यूसीसी लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू कर दें और इसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलना शुरू हो जाए। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की कसक साफ तौर पर दिखाई दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने भाषण में दोनों सीटों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में शानदार मार्जिन के साथ जीत के बावजूद हम बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव हार गए। भट्ट ने स्वीकारा है कि बीजेपी में कुछ ना कुछ कमी रह गई, कहीं तो कोई चूक हुई है और इस गलती को सुधारने की समीक्षा की जाएगी। बद्रीनाथ विधानसभा में भी अगर 15 राउंड की गिनती की बात करूं तो प्रत्येक राउंड में 200-300 वोटों का ही मुख्य रूप से अंतर रहा। हम उसकी समीक्षा करेंगे और ऐसे कारणों की समीक्षा करते हुए और बहुत से विषयों को किस प्रकार से भविष्य के अंदर, क्योंकि अभी लोकसभा के अंदर लगभग 8000 मतों सीट को हम जीते थे, कहीं ना कहीं चूक रही है, हम उसको सुधारेंगे। मैं इस अवसर में यह भी कहना चाहता हूँ कि हमने वचन दिया था कि लोकसभा के समय दूसरे दलों के ऐसे विधायक हमारे साथ आते हैं तो उनको विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी। हमसे कहीं चूक हुई है, मैं उसकी समीक्षा करूंगा। बढ़ते आगे, उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि मीटिंग में आगे की तैयारियों पर बात की गई है और निकाय के साथ ही अब पंचायत चुनाव का मुद्दा भी सामने आ चुका है। न्यूज़ 18 से उन्होंने बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। आपको केदारनाथ उपचुनाव में जाना है, निकाय और पंचायत चुनाव में भी हैं, कुछ रोड मैप आपने कार्यकर्ताओं को कुछ मैसेज? पूरी तैयारी के लिए हम लग गए हैं। केदारनाथ भी के बीच चुनाव हम 100% जीतेंगे और आगे लोकल बॉडी के चुनाव भी हैं। जब चुनाव घोषणा होगा तो उसके लिए तैयार है। बद्रीनाथ उपचुनाव और मंगलौर को लेकर खासकर पार्टी के अंदर एक संशय की स्थिति है कि आखिर पहली बार मंगलौर को हम इतने भारी बहुमत के पास में आए हैं, खाली 400 वोट से आ रहे हैं और एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम वहां पे खड़े हुए हैं और दोनों की समीक्षा भी करेंगे और अच्छा कैसे हो सकता है वो करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौ पर बात, न्यूज़ 18 देहरादून। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है सामने। सीएम ने कहा है कि केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ धाम किसी दूसरी जगह नहीं हो सकता। मंदिर तो प्रतीकात्मक रूप में बनते ही रहते हैं, पहले भी मंदिर बनाए गए हैं। सुनिए सीएम धामी को। देखिए, केदारनाथ धाम चूंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के बीच में भूमि पूजन को लेकर अब वाद विवाद के बीच में निरंजनी अखाड़े के प्रमुख स्वामी कैलाशानंद जी का भी बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि मंदिर के भूमि पूजन के समय वो खुद मौजूद थे, साथ ही सीएम धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री और कुछ अन्य विशिष्ट अतिथि बुलाए गए थे, लेकिन केदारनाथ मंदिर के निर्माण में मुख्यमंत्री या राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मंदिर का निर्माण एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जिसका उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड के शासन से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध। मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मेरे द्वारा और देश के अन्य जो लोग थे उनके द्वारा उस मंदिर का भूमि पूजन हुआ। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूं और कहता रहूंगा कि केदारनाथ धाम केवल केदारनाथ में ही है, उत्तराखंड में ही है और उस केदारनाथ धाम का कोई विकल्प, उसका कोई प्रतिबिंब पूरी दुनिया में कहीं स्थापित नहीं हो सकता, उसकी स्थापना नहीं हो सकती है। वो ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है।
पहाड़ का अपना बैंक नैनीताल बैंक में साइबर ठगों से सेंध लगाई है। तो साइबर ठगों ने यहां पर सेंधमारी कर डाली है पहाड़ के बैंक में, जिससे ग्राहकों में हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 62 से 16 करोड़ से ज्यादा रुपए RTGS चैनल हैक कर 84 बार अलग अलग खातों में शिफ्ट करने से हड़कंप मच गया है। खुलासा तब हुआ जब बैंक में बैलेंस शीट का मिलान किया गया। मामले में बैंक प्रबंधन ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया है और बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों को भरोसा दिया है कि सभी का पैसा सुरक्षित है। नैनीताल बैंक की नींव पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1922 में रखी थी। इस साइबर क्राइम में बैंक के द्वारा किसी भी पैसे का कोई नुकसान नहीं हुआ है और बैंक द्वारा ग्राहकों के खाते पर भरपाई हेतु सभी ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है। मामले की जांच की जा रही है। मीनवाइल बैंक ने अपना जो RTGS सेल का है वो पूरी की पूरी सुविधाओं को एडवांस लेवल पर जैसा RBI ने बताया था उसके हिसाब से हमने उसको कर दिया है। राजधानी देहरादून में मिला है रेडियो एक्टिव मटीरियल जो कि नकली पाया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों के द्वारा असली रेडियो एक्टिव डिवाइस को कॉपी कर नकली बनाने के बाद करोड़ों रुपए में बेचने की तैयारी थी, जिसके लिए गाजियाबाद की एक फर्म से भी आरोपियों की बातचीत चल रही थी। इस मामले में पुलिस ने रविवार को एक और आरोपी राशिद निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राशिद ने भी इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को अन्य आरोपियों तक पहुंचाया था। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा जो रिपोर्ट जनरेट की गई उसमें बताया गया कि जो पूरा आर्टिकल था उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल तो नहीं था, लेकिन उसमें कुछ सस्पेक्टेड केमिकल उनको जरूर ऐसे पता चले थे, जिसको देखते हुए उनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या किसी फॉरेंसिक लैब में इसका जरूर टेस्ट कराया जाए कि उसमें कौन सा मटेरियल केमिकल यूज हुआ है और उसका क्या इफेक्ट या उसका मिसयूज हो सकता है। तो इस संबंध में भी माननीय न्यायालय के थ्रू उसको सैंपल को या पूरी डिवाइस को हम वहाँ पर भेज रहे हैं। सेकंड, इसमें जो एक और मीडिएटर था राशिद, इसकी भी अरेस्ट हुई थी और इसने भी पूछताछ में बताया कि वो इसको बेचने के लिए लगातार अपने संपर्कों के माध्यम से मीडिएशन कर रहा था। थर्ड, जो इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अभी तक जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में ये था कि जो इसका एंड यूजर है, चूंकि अगर कोई इस तरह की डिवाइस को ले रहा है ओपन मार्केट में या किसी ग्रे मार्केट में इस तरह से, तो उसका यूज़ क्या होगा। तो इसमें हमें फरीदाबाद से एक जो नाम आया इसमें हमने उसको बुलाया यहाँ पर बयान के लिए। बढ़ते आगे ऋषिकेश से खबर है, जहां पर मुनि की रेती पर मेरठ से गंगा स्नान के लिए आए परिवार का बच्चा पैर फिसलने के कारण गंगा नदी में गिर गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए मां भी उफनती नदी में कूद पड़ी, जिसके बाद दोनों ही डूब गए और चीख पुकार मच गई। तुरंत ही वहां पर तैनात जल पुलिस और आपदा राहत के जवानों ने दोनों को बचा लिया। बेहद तेजी से रेस्क्यू करते हुए दोनों को बचाया गया है। खबर नैनीताल से है, जहां के भवाली और भीमताल खतरे में है। ड्रेनेज सिस्टम की फिलहाल जो फाइल जो है वो शासन में धूल भाग रही है और बरसात में समस्या लोगों की ओर बढ़ रही है। भवाली और भीमताल शहरों में मानसून के दौरान भूस्खलन का खतरा बना है। शहर में निर्माण तेजी से हुआ है तो ड्रेनेज सिस्टम आज भी इन दोनों शहरों में नहीं है। सीवर का पानी जमीन में ही जाने से जोशीमठ जैसा खतरा यहाँ तेजी से बढ़ा है। पहाड़ों पर बने घरों में भी भविष्य में संकट दिखने लगा है, तो स्थानीय लोग भी सीवर और नालियों के निर्माण की मांग कर रहे हैं। भवाली में जो है ड्रेनेज सिस्टम कुछ भी नहीं है। भवाली में सिर्फ एक सिपरा नदी है, सारा पानी वहीं पे जाता है और सीवर के ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी भवाली में सीवर लाइन नहीं है। भीमताल में जो सीवर लाइन है वो आधी अधूरी है, वो पूरे शहर को कवर नहीं करती है। तो इन दोनों छोटे छोटे शहरों में जो है ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो है सीवर लाइन का बनाया जाना एक बड़ा जरूरत है। दरअसल जोशीमठ की आपदा के बाद सरकार ने सभी शहरों के ड्रेनेज प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश सभी डीएम को दिए। नैनीताल जिला प्रशासन ने भवाली और भीमताल में नालियों के निर्माण और सीवर लाइन के लिए शासन को फाइल भेजी, लेकिन आज तक भी उसको मंजूरी नहीं मिल सकी। भीमताल के और भवाली के व्यवस्थित जो ड्रेनेज प्लान है उसके लिए एक प्रथम चरण का आग्रह ऑलरेडी हम लोगों ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत शासन को भेजा है। स्वीकृति मिलेगी तो उसमें उसको सही तरीके से डिजाइन करके स्थायी समाधान के लिए भी काम किया जाएगा। बहरहाल ये अलग बात है कि पहाड़ों में बारिश का पानी नहीं रुकता,
लेकिन नालियां न होने से भूस्खलन का खतरा जरूर है। ऐसे में जिस तरह से इन दोनों शहरों में निर्माण की बाढ़ आ गई है, उससे भविष्य में संकट दिखने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है। दूर दराज से कांवड़िए गंगा जल लेकर हर की पैड़ी से रवाना हो रहे हैं। भगवान शिव में आस्था रखने वाले सोनीपत के मोहित भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। मोहित एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद गंगा जल लेने पहुंचे और कलश में गंगा जल भरकर यहां से रवाना हुए। एक पैर से मोहित 200 किलोमीटर की पद यात्रा करके सोनीपत हरियाणा पहुंचे हैं। मोहित जब हरिद्वार पहुंचे तो जगह जगह उनकी वीडियो बनाई गई और सोशल मीडिया पर वीडियो डाली गई जो वायरल है। मोहित गुजर है और सोनीपत लेके जा रहा हूँ हरिद्वार से कावड़ 200 किलोमीटर पद यात्रा कर रहा हूँ और भाई इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुका है। 100 गोल्ड मेडल जीत रखे मैंने बॉडी बिल्डिंग में। और तो भोले के आशीर्वाद से खिंचरे कावड़। जय श्री राम, हर हर महादेव। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला में पेट्रोलिंग के दौरान लग्जरी कार में सनरूफ खोलकर हुड़दंग मचा रहे युवकों को पुलिस ने तीखा सबक सिखाया। साथ ही ड्राइवर का चालान भी किया है। गाड़ी बिना नंबर प्लेट के सड़क पर दौड़ रही थी। पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान पकड़े जाने पर युवकों की काफी देर तक पुलिस के साथ बहस भी होती रही। लेडी पुलिसकर्मी ने देवभूमि की मर्यादा का ख्याल रखने और सड़क हादसे में बचने के लिए सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी है। ये ना सुनिए, ये गुंडागर्दी करते मत फिरिए। धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल में जो भावनाएं हैं उनको ठेस मत पहुंचाइए किसी की। सॉन्ग बना रहे ना, परमिशन है। सनरूफ इसलिए नहीं है, पहले अंदर बैठाइए। सुनिए, ये मत बताइए गाड़ी सीध हो जाएगी अभी के अभी। इनको पहले अंदर बैठाइए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।